बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं अजीजुल्लाह खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। नाजरीन, मैं आपसे बात करूंगा, एक वीडियो वायरल है जी आजकल बड़ी, और उसमें आप देखेंगे कि पुलिस के जवान हैं जो शिकवा कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ। आप ये पहले वीडियो देखें, मैं फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आरपीसी 480 कराची रेंज सेंट्रल से बात कर रहे हैं। अनट्रेन लड़के हमारे वेपनें दी गई है, ये वेपनें, और ये देखिए इसके अंदर कोई भी एक गोली नहीं है, एमओ तो है ही नहीं इसके अंदर। मेरी वाली भी गन है, ये देखिए जो मुझे दी गई है, इसके अंदर भी एमओ नहीं है। खुदा ना खास्ता मुकाबला हो जाए, कुछ हो जाए तो सर हमारी अपनी जानों पे आ जाएगी। और सर हमसे 12-12 घंटे ड्यूटी करा रहे, खाली हम ही दो है जिनको इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। पूरे थाने में लोग आते भाग जाते। नाजरीन, अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें दो जवान वेपन खोल के दिखा रहे हैं, एसएमजी, और वो दिखा ये रहे हैं कि जी मैगजीन खाली है, उसमें कोई गोली नहीं। और फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम तो अनट्रेंड लोग हैं, हमने तो जनाब ट्रेनिंग ही नहीं की हुई, और हमें इन्होंने गन दे दी और हमसे 12-12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। अब देख लें, ये है नाजरीन इस हमारे मुल्क के हालात, कि ऐसे जवान जो अभी भर्ती हुए पुलिस में, और उसके बाद उन्होंने एक दिन ट्रेनिंग नहीं की, उन्होंने ना वेपन चलाने की ट्रेनिंग की, ना उन्हें पब्लिक से बात करने की ट्रेनिंग है, ना वो लॉ नोइंग है, वो ये नहीं जानते कि क्रिमिनल उनके सामने आता है तो उन्होंने क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद जो मुहर्रिर थाना है या वो रीडर है किसी भी फोर्स पोस्ट का, तो उसने पैसे लिए और जो ट्रेंड लोग थे उनको घर भिजवा दिया, और उसकी जगह खानापुरी करने के लिए जो अनट्रेंड लोग जो मौजूद थे थाने पे भिजवाया गया, उनको ड्यूटी के लिए भिजवा दिया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जी वो अनट्रेंड लोग जो हैं उन्हें पुलिस लाइंस में रहना चाहिए। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं करते, पहले तो उन्हें फौरी तौर पे ट्रेनिंग करानी चाहिए, और अगर ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई तो उसके बाद उन्हें भेजना चाहिए, थाने पे नहीं भेजना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये रिलेटेड है उसी कराची पुलिस से नाज़रीन, कि आपने देखा होगा अक्सर वाकयात होते हैं कि आपको पता चलता है कि जी राहगीर पुलिस की फायरिंग का शिकार हो गया। अब मुकाबला हो रहा है डाकुओं के दरमियान और पुलिस के दरमियान। अब पता यह चलता है कि जी गोली चली दोनों साइड से, और जो राहगीर है या रिक्शे में बैठी हुई बच्ची पुलिस की फायरिंग से मर गई। अब यहां जोर ये लगता है, पुलिस अफसरान इस बात पे सबको कायल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमारी गोली नहीं लगी, ये तो डाकुओं की गोली लग गई। और फिर खामोशी। जो बच्ची रिक्शे में बैठी हुई अपनी मां की गोद में जा रही है और उसे गोली लगी, उसका जवाब दे कौन है। फिर नाजरीन, एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों कि एक पुलिस के जवान ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसका जो था सीनियर था, उसका जो मुहर्रिर था, और मुहर्रिर ने उसकी ड्यूटी लगाई किसी ऐसी जगह पे जो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और वो कह रहा है कि जी मेरी ड्यूटी लगाई गई और मेरी 35,000 तनख्वाह है। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं कैसे डेली जाऊं और पेट्रोल खर्च करूं, और उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी पालूं, दो नाजरीन बच्चे और एक उसकी बीवी। और फिर ये होता है कि जी वो कोशिश करता है अपने सीनियर के पेश होने के, लेकिन उसे सीनियर के पेश नहीं होने दिया जाता, और फिर मजबूरन वो एक नोट लिखता है और खुदकुशी कर लेता है। और उसके कुल जब हो रहे हैं नाजरीन, उस दिन उसका भाई वो भी पुलिस मुलाजिम है, और वो भी यही बात कर रहा है, ये शिकवा कर रहा है अपने सीनियर्स के साथ कि मेरे साथ भी वही सलूक हो रहा है जो मेरे भाई के साथ हुआ, और मैंने भी खुदकुशी कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो पुलिस डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे जी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के, और हम उनसे पूछेंगे कि जी क्या इसमें गलती किसकी है, क्या ट्रेनिंग गलत है, क्या सियासत इसमें इन्वॉल्व है, कि जी एक ही जगह पे पोस्टिंग होती रहती है, जो रीडर है वो एसएसपी का हो, वो डीआईजी का हो, या मुहर्रिर थाना हो, तो एक ही जगह पे मौजूद है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी
गन्स जो होते हैं, बहुत बड़े लोग, वडेरे टाइप लोग या उनके अपने सीनियर्स जिनकी वो खुशामद करते रहते हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो अभी नाजरीन हम लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस ट्रेनिंग की कि जी ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ खामियां हैं जिसकी वजह से हादसात होते हैं। और पहले जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें जो पुलिस के जवान शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें एसएमजीज तो दे दी गई लेकिन उसमें कोई गोली नहीं है और खाली एक एक मैगजीन लगी हुई है। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जनाब एसएसपी साहब आसिफ रजाक साहब से। आसिफ रजाक की सारी सर्विस जो है वो कराची की है, बहुत अच्छे अफसर हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सलाम सर। आसिफ साहब, एक वीडियो वायरल हुई यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया पे कि कराची के कुछ पुलिस मुलाजमीन हैं जो अनट्रेंड हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं की और वो शिकवा कर रहे हैं कि देखें जी हमें एसएम जो क्लाशनकोफ एसएमजीज पकड़ा दी गई और वो दिखा रहे हैं कि उनमें एक गोली भी नहीं है। और वो शिकवा कर रहे हैं सर कि अगर हमारा डाकुओं से, हमारा जराइम पेशा लोगों से मुकाबला हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे कि ये कहाँ गलती, किसकी गलती है सर? ऐसा है कि पहली तो बात है, ये वीडियो बिल्कुल सही है। ऐसा कि जो नए रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई नहीं है। इनको जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं बेसिकली उनकी जो प्लाटून बना के वो मुख्तलिफ थानों में दे दिए गए हैं। अब एक्चुअली जो पुलिस के मुंशी हैं या हेड मॉरल हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे डेफिनेटली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और उन्होंने उनमें से जो मुंशी वगैरह हैं उनकी गलती थी। और इस पे एडिशनल आईजी साहब कराची ने जो एक उन सबको सस्पेंड भी किया है, मुंशी को, नायब मुहर्रिर को और जो उनका हेड मुहर्रिर है उसको भी, और उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की है। क्योंकि अगर इसमें जाए तो ये सिर्फ एक थाने का वाकया ही है, बेसिकली सबके साथ नहीं हुआ। होता ये है कि जो अनट्रेंड लोग रिक्रूट हों इनको देने ही नहीं चाहिए। इसमें आईजी साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर भी है और इंस्ट्रक्शन भी है एडिशनल आईजी कराची की भी है, किसी भी रिक्रूट को कोई वेपन नहीं दिया जाए, उसको सिर्फ बैटन दिया जाएगा। लकड़ी होती है, आप ये समझ लीजिए छड़ी जो है, तो दी जाएगी और उनको सिर्फ पार्किंग पे या किसी ऐसी जगह पे लगाया जाएगा जहाँ पर थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी हो चीजों की, लोगों का क्यों बनाना हो या कुछ इस तरीके से। लेकिन वो चूंकि अगर उसमें अब जिस तरह उन लड़कों ने, मैंने भी वीडियो देखी है, शिकायत की है कि कुछ लोगों को वो शायद मुंशी जो है पैसे लेके छोड़ देता है या और वो हाजिरी लगा के चले जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। बहरहाल वो उसकी जो एक वीडियो थी, मैं तो उसको पॉजिटिव लूंगा कि उसने कम से कम सोशल मीडिया के जरिए अपने सीनियर्स तक की रसाई हासिल की कि ये एक जाती है। उसमें होता ही है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पुलिस का मुकाबला हो जाए और वहाँ पुलिस खड़ी हो और जिस तरह उसने कहा अपनी वीडियो में, तो कोई उसका होगा यही ना कि उसमें वो या जख्मी होगा या शहीद होगा। और अगर शहीद हो जाएगा तो उसमें इसकी इंक्वायरी आमतौर पे आप जानते हैं पुलिस का सेटअप भी कि उसमें छुपा दी, कुछ लोग जो है निचले लेवल पे छुपा देते हैं, जो है वो ब्लैक करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सुपरवाइजरी अफसर है बेसिकली उसको या ड्यूटी ऑफिसर जो होता है तमाम को ब्रीफ करना होता है। और ब्रीफ करके भी इनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके तहत मार्केटों में आप लगाएं और जो कंप्लेंट सेंटर पुलिस की जगह जगह बने हुए हैं उनमें लगाएं। तो लेकिन आसिफ साहब, मैं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या एक मुहर्रिर को सस्पेंड कर देना, इंक्वायरी स्टैंड कर देना और बाद में इसमें होता कुछ नहीं है, सजा उनको मिलती नहीं है और वो बार बार यही कुछ दोहराया जा रहा है। कई दफा ये हुआ है कि अनट्रेंड लोगों को भेज दिया जी मुहर्रिर ने, जो ट्रेंड है उनको पैसे लेके घर भेज दिया। तो या तो सर इनकी सजाएं, जो ये एक्ट करता है प्रॉपर सजा दी जाए उसे और बाकायदा इंक्वायरी करके कि वो दोबारा इस महकमे में आ ना सके। तो इस तरह होना चाहिए, ना कि जी सस्पेंड हो गया, सिफारिश हुई फिर बहाल हो गया। अच्छा, पुलिस का सेटअप ऐसे ही है। कुछ केस में अगर आप देखें तो इस बात पे चैलेंज है कि कोई भी महकमा इस हवाले से पुलिस से
सजाएं देने में आगे नहीं है। इसमें मामूली मामूली बात पे जो है उसका होता ही है कि किसी को 1 साल की फॉरफीचर दे दी, किसी को 2 साल की दे दी, और अगर किसी को डिसमिस कर दिया तो असल में जब एक आपने कानून बनाया हुआ है उस कानून में के मुताबिक जो सजा होगी वही दी जाएगी, और उसके बाद कोर्ट्स में सर्विसेज ट्रिब्यूनल से लोग वापस आ जाते हैं। और कुछ इसमें मुख्तलिफ है। अब करप्शन के हवाले से देखें तो पुलिस का वो डोमेन नहीं है, उसमें एंटी करप्शन में भेजना पड़ता है, और एंटी करप्शन में आप जानते हैं कि जब से वो बनी है तो उसका रेशो जो है 7% से कभी ऊपर नहीं गया कि जिनमें लोगों को सजाएं हों। तो इसमें ये है सिलसिला, इसमें डेफिनेटली बेहतरी की तरफ कोशिश जारी है। अब जो सजा मुतय्यन है रूल्स रेगुलेशन में तो वही दी जा सकती है। लेकिन सर उसमें क्योंकि मैं वकालत भी करता हूँ सर्विस मैटर्स की ज़्यादा, और मैंने ये देखा है कि वो केसेस रिमांड होते हैं जिसमें होता ये है कि जी रेगुलर इंक्वायरी नहीं की गई, या जो इंक्वायरी है वो उसके तमाम लवाजमात पूरे नहीं किए गए। लवाजमात मैं आपसे ये अर्ज करूँगा, ये है, आप खुद ला नोइंग हैं इस मामले में, कि क्या जब इंक्वायरी हो रही है तो उसमें उसको जरा का मौका देना चाहिए गवाहों पे, हर पेज पे साइन होने चाहिए, 7 दिन के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें करके आप भेजें तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सर्विस ट्रिब्यूनल भी बहाल नहीं करता। लेकिन यहाँ ये होता है कि जी आपने शोकाज दिया, इंक्वायरी हुई नहीं, आपने डिसमिस कर दिया, और वो बाद में इसी को वजह बना के वो वापस आ जाते हैं। तो क्या ये तो नहीं होता कि जी आप एक दफा आपने डिसमिस कर दिया और आपको पता है जी वापस तो उसने आ जाना है, आपने वो सारे लवाजमात इंक्वायरी के पूरे किए ही नहीं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें भी देखें दो चीजें हैं, इसमें मुख्तलिफ थॉट्स होते हैं हर अफसर के कि भाई अब इस शख्स को इतना रगड़ा लग जाता है, अगर एक छोटी सी गलती या उसकी आप ये समझ लें कि जानबूझ के कोई ऐसे हालात के मुताबिक डिसीजन लेने में जो SOP की खिलाफ वर्जी हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो जो प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं और हमने भी बहुत सारे लोगों को की बिना पे कि जनाब पूरा प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया था, उनको जो मेजर पनिशमेंट मिल गई, तो इंक्वायरी पे री इंक्वायरी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ये तमाम चीजें देख के उनको जरूरत है। अब इसमें कोई शक नहीं कि जानबूझ के भी किया जाता है, इसलिए कि पुलिस का आप जानते हैं कि उसमें अगर एक आदमी को अगर फॉरफीचर की सजा मिल जाती है तो उसको बहाल करने के लिए, और अगर उस 5 साल में उसका कोई प्रमोशन हो तो वो नहीं होता, और अगर उसको डिसमिस कर है तो वो डेफिनेटली उसके अखराजात आप खुद समझ सकते हैं कि पहले तो महकमाना एक अपील होती है, यहाँ लोग कई 2-2, 3-3 अपील करते हैं। अब वो अपील के बाद ट्रिब्यूनल में वो 120 डेज में जाएगा, और ट्रिब्यूनल में नंबर आते आते आता है, बहुत सारे साल उसके गुजर जाते हैं, और एक आदमी का कैरियर अगर उसको 100% डिस्मिसल ना भी हो, अगर वो वापस भी आ जाए तो इतना रगड़ा लग जाता है कि वो सारी जिंदगी याद रखता है। लेकिन सर इसमें आसिफ साहब, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही काम हो रहा होता है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह आप समझते हैं कि सियासतदान भी हैं, क्योंकि सिंध में तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जी इस तरह की सिफारिशें मानी जाती हैं, पंजाब में भी मानी जाती हैं, कि जब एक डिसमिसल हो गई, कोई सज़ा हो गई, तो जब वो अपील में जाते हैं तो वो किसी सियासतदान से, किसी बड़े आदमी से या कोई करीबी रिश्तेदार से, वो जो सीनियर है उनको सिफारिश करा ली जाती है और उनकी माफ़ी हो जाती है। तो वो जो आसानी से माफ़ी हो जाती है वो भी तो एक वजह हो सकती है इसकी। बिल्कुल, ये तो देखें अब पुलिस का महकमा जो है सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन जो है पुलिस के महकमे का लोगों से रहता है, या महकमा माल का। अगर ये 2 महकमे पाकिस्तान में ठीक हो रहे हैं तो लोगों की 90% जो है शिकायत या तकलीफें दूर हो गई। अगर आप अंदाजा लगाएं तो बहुत से लोग, जनरली थाने से वास्ता लोगों का ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ज्यादा पड़ता है, थाने से बहुत कम लोगों का वास्ता पड़ता है। या जब चोरी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई झगड़ा हो जाए, या कोई ऐसा वाकया हो जाए कि जिसमें उसको थाने जाना पड़ता है, अदरवाइज या करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, अदरवाइज उसका वास्ता ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस या आपके पास पंजाब में वार्डन पुलिस वार्डन है उनसे पड़ता है। तो वो फेस होता है पुलिस का एक इमेज बिल्डिंग का।
तो लोग उसी से जो है एक परसेप्शन बना लेते हैं, और इसमें किसी हद तक ठीक भी है। अभी आप देख रहा था कि आज ही एक वाकयात में आपके पास पंजाब में कुछ लोग जो है पुलिस के जवान और अफसर जो है डकैती में पकड़े गए। इसी तरह सिंध में, कराची में इन 2 दिनों में बहुत से लोग जो है वो उनको सस्पेंड किया है, उनको डिसमिस किया है कुछ अर्सा पहले जो पकड़े गए थे। तो ये क्रिमिनल्स तो है ही है, और महकमे में भी है, और लोगों की परसेप्शन है वो किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन वो इमेज बिल्डिंग जो है वो सिर्फ वही लोग हैं जो डेली जो है लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो पुलिस का इमेज तो आप समझ सकते हैं कि बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और एक छोटी सी गलती से वो तमाम का तमाम जो है जो कोशिश है, ये बासिफ आप बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आज एक वीडियो और भी मैंने देखी सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, कि एक पुलिस अफसर जो एएसआई है मेरे ख्याल उसके वो रैंक्स भी नजर आ रहे हैं, वो एक औरत को थप्पड़ मार रहा है, उसके हाथ तो उसने पीछे बांधे हुए हैं और उसको वो मक्के मार के कोई बात पूछ रहा है। अब देखें कि जी जैसे कि आपने फरमाया कि पुलिस के इमेज को बहाल करने के लिए जो बड़े अफसरान हैं, अब हमारे जो आईजी हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन एक आदमी जो है वो जैसे कहते हैं कि एक वो पूरे तालाब को ख़राब कर देती है मछली गंदी, तो वो एक बंदा जो है वो पुलिस के सारे इमेज को बर्बाद कर देता है, जो सालों में बनता है, जो इतने अरसे के बाद इतनी बातें करने के बाद सीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज उस जो आपने शायद सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हो कि वो औरत को वो यानी मुक्के मार रहा है, कुर्सी पे उसने बांधा हुआ है और साथ बैठा उससे पूछ रहा है, तफ्तीश कर रहा है, जबकि उसको चाहिए था वो किसी लेडी कांस्टेबल को बुलाता, वो किसी से बात करता या उससे पूछता। वो खुद ही शुरू हो गया अकेला बैठ के, और उसकी वीडियो बन रही है, इवन वीडियो बन रही है, उसे परवाह नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में सोशल मीडिया को आप देखें ना, कुछ लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। अब वो पर्सनल एक अपना जो उसका एक्ट था, या वो अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसा हो सकता है जो बेकार सा ये काम है। कि पहली तो बात है कि खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन बने हुए हैं तमाम पाकिस्तान में, तकरीबन उनकी डीलिंग जो है खवातीन करती हैं। और अब तो आपको पता ही है कि पंजाब में तो एडिशनल आईजी रैंक तक एक पुलिस ऑफिसर हैं, और इसी तरह सिंध में जो है वो बहुत सी एएसपीज जो है खवातीन हैं, और जो पहले से हैं अपॉइंट शुदा इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर हर रैंक में है। तो यहाँ तो आमतौर पे होता यही है कि एक जोन में जो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट पे 6 डिस्ट्रिक्ट पे एक जोन है, उसमें वो पुलिस स्टेशन अलग से कायम है। उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कोई मेल पर्सन नहीं कर सकता, ऑफिसर नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो गैर कानूनी भी है, और इल्म में आता है तो उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा आसिफ साहब, ट्रेनिंग आपने की पुलिस में, मैंने भी ट्रेनिंग की, तो एंड में मुझे याद है कि हमें जो पुरानी बातें हैं उस वक्त 10-10 राउंड चलवाए गए थे पिस्टल के जी, और रिवॉल्वर होता था उस वक्त, पिस्टल भी नहीं था, और एक 303 जो या G3 के 10 राउंड या 20 राउंड्स फायर कराए गए, ये टोटल थे, और उसके बाद राउंड फायर नहीं किए गए। और क्या आप समझते हैं कि जी ट्रेनिंग में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा राउंड फायर कराना? और इससे रिलेटेड सवाल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कराची में होता है, लाहौर में, कराची में बड़े इंसिडेंट हुए हैं कि जी मुकाबला हुआ है डाकुओं के साथ, और डाकू बच गए, राहगीर मारे गए जी। तो क्या जो वेपन आपके हाथ में है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये शॉर्ट रेंज वेपन है, ये लॉन्ग रेंज वेपन है? अब G3 अगर सर दे दी जाए, वहाँ G3 का आपको पता है कि कितनी रेंज है, तो G3 की रेंज आप लेके शहर में G3 घूम रहे हैं और आपने फायर किया, तो वो तो बहुत से लोगों को जख्मी और मारेगा। तो क्या ये भी उसी में शामिल नहीं है जहाँ के आपने गोलियां यानी वेपन दिया उसमें राउंड ही नहीं है, और वो आप वो वेपन दे रहे हैं जो शॉर्ट रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज वेपन है, वो आपने शहरों में दे दिए? बिल्कुल ऐसे ही ट्रेनिंग के हवाले से वो तो खैर पहले था जो सिलसिला 20 राउंड देते थे हर साल के, लेकिन अब उसमें इम्प्रूवमेंट ये आई है। मैं सिंध की हद तक बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो ट्रेनिंग का एक सेशन होता है जो तकरीबन 9 महीने का है, वो ट्रेनिंग सेंटर में, बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में जो उनको कराया जाता है। उसके बाद ये अब यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप जो है एक SSU के अंडर कमांड काम करेंगे। SSU जो है वो पाकिस्तान का
और खास सिंध का एक यूनिट है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में उससे बेहतर कोई ऐसे कमांडो एक्शन वाली जो है वो कोई हमारे पास यूनिट नहीं है। और अगर आपने देखा हो या सोशल मीडिया पे देखें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टाइटल्स जो मुश्तरका जो आर्म फोर्सेस के साथ करते हैं कंपटीशन, उसमें उन्होंने अर्न किए हैं और बड़ी माशाल्लाह नो डाउट बड़ी ट्रेंड फोर्स है। और इसी तरह आरआरएफ पुलिस में है। अगर आपको याद हो तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक वाकया हुआ जिसमें टोटल 15 सेकंड हाईएस्ट था और पहले 8 सेकंड में उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिए थे तमाम जो भी अटैकर आए थे, जबकि वो निहायत ही जो है ट्रेन किस्म के कमांडोज थे। और यहाँ पे जो सिलसिला अब वो जो ट्रेनिंग का सिलसिला है सर वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। देखें, सारी फोर्स जो है वो वही तो नहीं है जो ट्रेंड है। जो आम पुलिस वाला है जिसकी उम्र ज्यादा है वो गया निकला बाजार में या शहर में और उसके बाद वहां फायरिंग हो गई। और कराची में जो है वो छोटा वेपन 2019 की उन्होंने कर दिया है कि जो मार्केटों में, मॉल्स में और जो मोटरसाइकिल पे गश्त करने वाले जवान होंगे उनके पास एक के पास बड़ा वेपन और एक के पास छोटा वेपन होगा, और जो मार्केट में खड़े होंगे उन दोनों के पास जो है छोटा वेपन होगा। यहाँ कराची में तो तब्दीली उस हवाले से आ चुकी है। 2019 से जो जितने भी हैं इस तरह स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो यूनिट बने उनमें से एक आदमी के पास बड़ा वेपन और एक के पास छोटा वेपन होता है। और उसमें आप जो है ट्रेन तो तमाम लोग एक जैसे होते हैं। एसएसयू अलग यूनिट है उसकी, अब उन्होंने अपॉइंटमेंट भी अलग होती है, वो एक अलग सेपरेट है। लेकिन आसिफ साहब, इसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, मैंने काफी पढ़ा है कि रिक्शे में बच्ची जा रही है, उसको फायर लग गया, बच्ची वहाँ जो जान बाक हो गई। इसमें तो या दो राय नहीं है कि भाई उसमें होता ही है कि जब आप ये डिपेंड करता है कि जो बंदा वेपन चला रहा है वो उसके नर्व्स कितने काबू में। अगर आप जिस तरह असला जो जिसने मुकम्मल ट्रेनिंग की हुई है बेसिक, तो उसको चलाना कोई इशू नहीं है। चलाना तो आपने लोग देखा होगा वीडियो बना के चला रहे होते हैं, आंखें बंद की होती हैं, हवा में मार रहे होते हैं। तो वो ट्रेंड आदमी में बड़ा फर्क है। अगर उसको पहले तो बात है कि उसको मेंटली आप इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो जब फायर करे तो उसको ये तमाम चीजें देखनी होती हैं कि अगर मैं मार्केट में फायर कर रहा हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस के जवान लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के सामने भाग गया, वो भागता नहीं पुलिस वालों के सामने, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर बड़ा वेपन है, क्लैशनकोफ है, तो वो 1000 मीटर तक जो है वो निहायत डेडली है। उसके बाद जाके जो वो क्योंकि आपको जख्मी कर सकती है। तो वो तमाम चीजें जिनके जहन में होती हैं उनका रिएक्शन डिफरेंट होता है। और जो कई दफा ऐसा होता है कि जो पुलिस का सिपाही है उसका रद्द-ए-अमल उसके अपने नर्व जो है काबू में नहीं होते और वो जो है उसमें जल्दबाजी में या तो कुछ आप ये समझ लें गफलत में उससे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। और डेफिनेटली कोई भी पुलिस में तो फौरी एक्शन होता है, तो बेचारे पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं, आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर नुकसान जो है दूसरी तरफ से हो जाता है और उसमें वो जेल चले जाते हैं। आसिफ साहब, आपने 37 से 38 साल इस महकमा पुलिस को दिए अपनी ज़िंदगी के और बहुत से मराहल से गुजरे, तो आप क्या राय देंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे इस टाइप के इंसिडेंट्स ना हो? ख़ास तौर पे एक तो यही है कि जी वेपन दिया और उसमें गोलियां नहीं हैं, और फिर अगर वेपन है, गोलियां भी हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको हौसला भी हो और आप देखें मौके की मुनासबत से कि वहाँ क्या हो रहा है और फिर फायर करें। तो क्या ऐसा करना चाहिए जो हमारे आईजी साहबान हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स में? आप थोड़ी सी राय देंगे इस बारे में? बिल्कुल। इसमें देखें, अब आपने किसी को भी ट्रेन करें ना, अगर वो सबसे पहले उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। जो आजकल के हालात जो हैं, जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, और जो पुलिस की जवानों की और अफसरों की जो ड्यूटीज हैं वो बड़ी लंबी होती हैं। अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई 2-4 यूनिट ऐसी जरूर हैं कि जहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी है, वरना 12 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। और उसमें 1 घंटा आप आने का लगा लें और 1 घंटा जाने का, जहाँ लोग अपने घरों पे जाते हैं। और जो लोग थानों में या किसी बैरिक्स में रहते हैं उनके लिए तो आप ये समझ लेंगे जब जरूरत पड़ती है मुंशी ने उनको आवाज देनी है, भाई आजा, जरूरत पड़ गई है, ये काम हो गया।
तो वो जब तक उसको मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं, उसके लिए उसको अच्छी फैसिलिटेशन उसको मुहैया करें, खाने का, पीने का, रहने का, उसके बच्चों का इलाज मुआवजा, एजुकेशन। अगर वो खुद ही एक शख्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, अगर आपने देखा हो तो मुझे तो बड़ा तकलीफ हुई पिछले दिनों कि बहुत से पुलिस के जवानों ने मुख्तलिफ रवैयों से अपनी गुर्बत से तंग आकर जो है खुदकुशी कर ली। तो अब उसमें आप पंजाब में भी हमने देखा, वो शायद एक रेंज से दूसरी रेंज, बहावलपुर वाले को लाहौर भेज दिया, लाहौर वाले को कहीं और भेज दिया, और इतना सफर तय करके। और ज्यादातर होता ही है कि क्योंकि फैसिलिटी नहीं है तो वो ज्यादा किराया नहीं लग जाता है। वो बड़ा मुश्किल काम है। पुलिस को इसमें जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा फीड करें, ताकि उनको पहले तो अपनी जात से सुकून होगा तो उसके बाद वो ज्यादा तनदेही से आवाम की खिदमत कर सकते हैं। वरना तो जो शख्स खुद ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हो तो उससे गलतियों का आसिफ साहब, ये 12-12 घंटे ड्यूटी का भी ये रोना रो रहे थे बेचारे जो अनट्रेंड थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी 12 घंटे ड्यूटी कोई इंसान तो नहीं कर सकता। एक लिमिट है इंसान की ड्यूटी करने की, और स्टैंडिंग ड्यूटी आपको पता है जी 2-3 घंटे से या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। आप जब 8-8 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी कराएंगे, 12-12 घंटे, और आजकल जैसे ईद के आयाम हैं, माह रमज़ान है, माह रमज़ान की ड्यूटी है, फिर आटा तकसीम कराने की ड्यूटी है, और उसके बाद फिर आपको रमज़ान बाज़ार में भेज दिया जाता है। फिर अभी रात को जो सिलसिला शुरू होता है ईद की ख़रीदारी का, और उसी तरह जो जराइम पेशा लोग हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही फरमा रहे हैं। नाजरीन, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आसिफ रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे और भी पुलिस ट्रेनिंग और पुलिस के बारे में बात करेंगे जी। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे एसएसपी आसिफ रज़ाक साहब से, और बात थी जी ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। और कुछ जवान जिनके पास वेपन तो थे लेकिन उनमें रौंद नहीं थे, इसमें हम बात कर रहे थे। आसिफ साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, अगर आपने सोशल मीडिया पे, हमने तो सोशल मीडिया पे देखा, आप कराची में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों कोई 10-15 दिन पहले एक नौजवान ने, पुलिस अफसर ने, जो मैं तो अफसर ही कहता हूँ जवान को, कि उसने खुदकुशी कर ली इस वजह से कि जी जो मुहर्रिर है और रीडर है एसएसपी का, वो उसको डिफरेंट थानों पे उसकी ड्यूटी लगा देता था, और वो परेशान था कि जी मेरी ड्यूटी जो है वहां से लगाई गई है 15-20 किलोमीटर दूर के थाने पे, और मेरी 35,000 तनख्वाह है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किस तरह उस तनख्वाह में मैनेज करूं। और उसने फिर जनाब खुदकुशी कर ली। और फिर उसके भाई ने की एक वीडियो, जो उसके बैठा हुआ है कुल पे शायद, और वो भी कह रहा है, वो भी पुलिस मुलाजिम है, और वो कह रहा है कि जी अब मेरी भी नौबत यही है कि इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा और मैं भी खुदकुशी कर लूँगा। ये पुलिस में खुदकुशियाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर पे तनख्वाहें कम हैं, ड्यूटी ज़्यादा है, और पेट्रोल मिलता नहीं है, या तो फिर वो करप्शन करते हैं, और जो करप्शन नहीं करना चाहते वो खुदकुशी करते हैं। सर, इस सिलसिले में थोड़ा सा बताएंगे हमें। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा ही अफसोसनाक सा एक सिस्टम है पूरे, आप देखें पाकिस्तान में ही है, और सिर्फ ये पुलिस में नहीं है, ये तमाम शायद ही कोई 1-2 महकमे ऐसे हों जिसमें ये करप्शन का सिलसिला ना हो। इसमें अगर आपने देखा होगा कि जो मुंशी हैं, अब अगर थाने का एक आप देखें, सेटअप देखें, तो इसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं जो फोकस करते हैं वो एसएचओ को, जबकि अगर उसको साथ साथ देखें जो हेड मर्डर होते हैं और जो उनके मुंशी होते हैं, उसके बाद सेकंड पे आ जाता है हेड मर्डर, और उसके बाद आ जाता है थर्ड पे मुंशी। एसएचओ का टर्नओवर जो है पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि वो फॉलो कर किया जाता हो। कभी कोई शिकायत हो गई, कभी कोई और सिलसिला हो गया, तो हर आदमी ये समझता है कि एसएचओ ही जिम्मेदार है, जबकि थाने का जो मैनेजर है, थाना चलाने वाला है, वो है हेड मर्डर। और हेड मर्डर के साथ अब वो किसी ने 3 मुंशी रखे हैं, किसी ने 4 मुंशी रखे हैं, और कईयों ने तो 8-8 रखे हैं। अब ये सिलसिला यहाँ कराची में भी था, और इसमें कई ऐसे हेड मर्डर जो है इतने ज्यादा ताकतवर थे एक वक्त में कि वो एसएचओ को टिकने नहीं देते थे। अच्छा। और अब तो खैर एसएचओ मोबाइल एसएचओ है, मैं उनको एसएचओ नहीं कहता, इसलिए कि एक वक्त था जब हम
जूनियर रैंक्स पे थे। और उसके बाद जब हम एसएचओ लेवल पे भी आए तो हमें कुछ टाइम मिल जाता था कि हम थाने पे दें और लोगों से सुने, लोगों के मसाइल हल करें। तो एक मैं एसएचओ था तो 2000 सन 2000 में जी। और 1999 में गुलशन इकबाल में। तो हमारे डीआईजी, उस वक्त के डीआईजी और बाद में आईजी पंजाब की थे जावेद इकबाल साहब ने, तो वो मुझसे इत्तेफाक से एक मर्डर केस की तफ्तीश के हवाले से मुझे कहा गया और मैं उनसे मिला। और मेरे साथ मेरे डीएसपी जो बहुत हो गए जेलम से थे ताल्लुक उनका, फयाज अली खान, बड़े कॉम्पिटेंट अफसर। तो वो डीएसपी थे, हम दोनों उनसे मिलने गए तो उन्होंने मुझसे पूछा आसिफ थाना कैसे चल रहा है। मैंने कहा सर बिल्कुल A1 चल रहे हैं, एडमिरल बड़ा फर्स्ट क्लास है, वही चला रहे हैं। मैं तो जो है स्नैक चेकिंग जो हमारे पास थाने को मुहर्रिर को सर थाने की माँ भी तो कहते हैं ना। वो माँ इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी सोतेली माँ होती है वो। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा भी कैसे। मैंने कहा सर मैं सुबह, अच्छा एक कुछ लोगों का अपने अपने तरीकाकार होता है ऐसे जो उसका काम करने का। तो मैं शुरू से मेरी आदत थी कि मैं 8 बजे आ गया और 1 बजे तक मैंने अपनी जो हमारे पास कराची में जो बैंक्स हैं और ये तमाम चीजें, मनी एक्सचेंज वाले हैं और दूसरे जो है कमर्शियल, वो तकरीबन 11 बजे तक खुलता है, लेकिन बाकी ये 8:30-9 बजे से शुरू होता है। तो मैं दिन में 1 बजे तक, तो मैंने कहा सर मैं वो गश्त करता हूँ और उस दौरान जो है 11 से 12 जो है स्नैप चेकिंग आती है वो भी हो जाती है। उसके बाद 1 घंटे का वक्फा होता है जिसमें मैं, एक मेरे दोस्त थे वो भी एसपी बहुत हो गए बेचारे, मैंने कहा कि उनके घर पे, क्योंकि थाने में तो आ नहीं सकते हम, मैं उनके घर पे खाना खाता हूँ और फिर वहीं पे रेस्ट करता हूँ 1 घंटा। और उसके बाद वहीं से मैं 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी चेकिंग करता हूँ और 5 से लेके 7 तक दूसरी करता हूँ और फिर मैं रुक जाता हूँ कि वहां से मैं अपनी मोबाइल भेज देता हूँ नफरी चेंज करने। मैं पॉइंट पर खड़ा रहता हूँ और इस तरीके से खैर मैंने उनको कहा कि जी मैं तो रात को 11 बजे थाने आता हूँ, रात साइन करता हूँ, घर चला जाता हूँ। अब थाना जाने और मुंशी जाने और ड्यूटी अफसर जाने, तो वो खैर जावेद इकबाल साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि पूरी कराची पुलिस की जो स्नैप चेकिंग थी वो खत्म कर दी। 1 घंटा सुबह कर दी दिन में और 1 घंटा रात में। तो अब असल में रियलाइज करना होता है अफसरों ने भी, अगर उनको बताया जाए। अब अगर वो उनको बताया, अच्छा ये जो बताने की बात से सर आसिफ साहब मुझे याद आया कि जी जो पुराने एसएचओज होते थे वो या डीएसपीज होते थे वो मीटिंग किया करते थे वीकली अपने थाने में बैठ के, या कोई वन डिश पार्टी या इस तरह की कुछ करके, और मुलाजमीन से, कांस्टेबल से उनका हाल पूछा जाता था। और ये भी होता था कि जी मुहर्रिर के चहेते कांस्टेबल कौन कौन से हैं और गेट पे कौन लगे हुए हैं बेचारे जो गेट पे ड्यूटी करते हैं। और ख़ास मद जो होती है आपको पता है थानों की, जहाँ कमाऊ पूत लगते हैं, तो वो मुहर्रिर साहब लगाते हैं। तो ये कमाऊ पूत अलहदा होते हैं और ये जो दूसरे गेट ड्यूटी वाले और आम ड्यूटी वाले कुछ और होते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो ड्यूटी मुंशी हैं उनका काम ही ये होता है, इनको पता होता है कि कौन सी मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, जो अगर पुलिस का जवान उसके वहां पर खड़ा होगा उस मार्केट में तो उनको खाना भी देंगे और उनको 100 रुपए भी रात में दे देंगे, कोई और या 200 रुपए दे देंगे, उसमें से आधे आधे मुंशी ले जाता है। तो अब ये एक सिस्टम तो इसमें कोई शक नहीं कि है और था। और बहुत अरसा तो बहुत से एसएचओ को भी नहीं मालूम होता क्योंकि वो मोबाइल एसएचओ है। अब तो वो आप एसएचओ का सिर्फ काम ये रह गया कहीं वारदात हो जाए मौके पे जाए मोबाइल फोन से और अपनी वीडियोस बना के और जो सीनियर्स को मौके पे पहुंचने का बता दे। बाकी अब तफ्तीश अलग हो गई है, पहले तो तफ्तीश एक साथ थी। अच्छा आसिफ साहब ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये फरमाइए कि जो एक जगह पे तैनाती हैं, लंबी तैनाती हैं, मसलन जो रीडर है वो रीडर ही लग रहा है, एसएसपी का जो रीडर है वो डीआईजी का रीडर है, और ये इनकी मर्जी के बगैर जो वो सीनियर्स कोई बात ही नहीं करते। और फिर जो मुलाजमीन, ये जो अभी मैंने इंसिडेंट जिसका जिक्र किया जिसमें एक जवान ने खुदकशी कर ली, वो कहता है जी मैं चीखता रहा मेरा भाई के जी मुझे पेश तो करें, वो पेश ही नहीं होने देते। तो ये क्या है, एक ही जगह पे बैठे हुए ये फिरौन, तो ये पेश ही नहीं होने देते जी उनको अपने सीनियर्स के सामने। यही होता है कि
पूरा जो एक एसएसपी के ऑफिस का जो सेटअप है, या एसपी के एडिशनल एसपी तो वैसे मेरी नजर में तो सीनियर डीएसपी होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो डीपीओ के दफ्तर में है या डीआईजी दफ्तर में है, ये मुसलसल क्योंकि ये टेक्निकल सा काम जानते हैं, और ये नगरी को कहते हैं ना, काना राजा, इनको थोड़ी अंग्रेजी आती है, थोड़ी उर्दू आती है बेहतर, तो ये लोगों से शोकाज इशू करवाना, और मकसद ये है कि दूसरों के गर्दन पे जो पुलिस के जो साथी हैं उनकी गलतियों पे पैसे कमाना। और उसमें क्योंकि हर आदमी को थोड़ी सी सहूलत चाहिए होती है, ऑफिस का एक सिलसिला चाहिए होता है कि सही उसकी प्रोग्रेस है, तो वो उनकी बात को भी थोड़ा देख लेते हैं उस तरह। और अगर जो बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो खुद इंटरेक्शन रखते हैं अगर सिपाही से, तो वो डेफिनेटली उसको सबसे बेहतर जो है वो फीडबैक सिपाही इलाके का दे सकते हैं उस एसएसपी को, चाहे वो एसएचओ के खिलाफ है, चाहे वो डीएसपी के खिलाफ है, चाहे एएसपी के खिलाफ है, क्योंकि वो लोगों से कनेक्टेड होता है। तो आसिफ साहब, नहीं, क्या आप फिर समझते हैं कि जो सीनियर जानबूझ के कर रहे हैं कि उन्होंने छोड़ा हुआ है? जैसे आपने फरमाया कि आपने कहा जी, आप नया एसएचओ थे तो आपने कहा जी कि मैंने तो मुहर्रिर पे छोड़ा हुआ है थाना, तो क्या ये जो नए प्रमोट होते हैं, और आपको पता है कि ये पीएसपी क्लास जो है, ये 5 साल में एसपी होते हैं, 10 साल में डीएजी होते हैं, एसएसपी होते हैं, फिर 12-13 साल में डीएजी होते हैं, तो क्या इन्होंने भी इसी तरह छोड़ा हुआ है अपने रीडरों के सहारे पूरी फोर्स को जी? उसकी वजह ये है ना, अगर आप देखें तो वो कर क्या सकते हैं, देखो उनके पास तो उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, वो हमेशा फायदे में रहते हैं, और सारे फंड्स और सारी जो सिलसिले हैं जो जितनी भी हद तक हैं वो उन तक रहते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा हो कि किसी एसपी को जो रैंकर एसपी है या एसएसपी भी लगा हुआ तो उसको फंड्स का म्यार उसी तरह मिलता हो जिस तरह दूसरों को मिलता है। तो एक तो बिल्कुल आप वाली बात सही है, और 5-6 साल में बन जाते हैं। इनको ग्राउंड लेवल पे जो है तकलीफें हैं या लोगों की जो असल जो फीडबैक है वो नहीं मिलता। अब डेफिनेटली जो बहुत सारे चैनल्स खुलने से इनको ये फायदा हो गया है कि जो क्राइम रिपोर्टर हैं बेसिकली वही इनको फीडबैक भी देते हैं और उसी पे ये रिलाई भी करते हैं बनिस्बत पुलिस के। पहले तो ये होता था कि ये स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दी, क्राइम ब्रांच ने कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन की, और जिसमें पूरे जो है वो चूंकि क्राइम ब्रांच आईजी की ब्रांच होती है तो बहुत सारी चीजें देख के वो उनके अफसरान को बताती है। तो लेकिन अब वो सिलसिला आप शिफ्ट हो गया, पहले तो अखबार के रिपोर्टर होते थे, अब टीवी चैनल्स के रिपोर्टर है, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने मखसूस अफसरों के साथ आप ये समझ लें उनका इमेज बिल्डिंग के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग है, उनका इमेज बिल्डिंग लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत से अफसरों के खिलाफ नेगेटिव देते हैं, और उसमें फायदा ये होता है कि यार ये गरीब आदमी है, सर इसको एसएचओ बड़ा अच्छा है, इसको लगा दें, पहले भी इसने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, बस थोड़े से रह गए थे। आदमी का मकसद दूसरे की बुराई करके उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देना, ट्रैफिक में एसओ लगवा देना, और इसी तरह से हेडमोर लगवा देना। तो ये मखसूस किस्म के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल सही है जी, मखसूस किस्म के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है। और 75 साल हो गए सर, हम इसी तरह लगे हुए हैं जी, पता नहीं कब ये सब कुछ चेंज होगा। आसिफ रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी अगले मौजू पे बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि वो जो 75 साल आपने कहा तो वो शहजाद राय का गाना भी मुझे याद आ गया कि बस यही है कि इसी तरह चलता ना रहे वो, पूरा तो उसका कॉन्सेप्ट वो ध्यान में तो है कि भाई मौका कहते हैं कि जिसको वो आप सुन लेना गाना, बहरहाल वो ये इसी किस्म का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल सुनूंगा जी। और नाजरीन, बात फिर वही है जी कि पुलिस मुलाजमीन की ड्यूटी आवर्स आप जो हैं वो 8-8 घंटे करें, एसएचओ भी आप बेशक 8-8 घंटे के लिए लगा दें, और इनकी ट्रेनिंग पे पूरी तवज्जो होनी चाहिए। इनको देखें, इनकी वेलफेयर, मैं फिर वही बात करूंगा आईजी पंजाब की, जिस तरह वो पंजाब पुलिस की वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, इनकी प्रमोशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माजूर बच्चे हैं पुलिस वालों की, उनका इलाज हो रहा है। आरपीओ मुल्तान की यहाँ मैं बात करूँगा, चौधरी सुहेल
साहब की, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो मुझे भेजते रहते हैं। तो ये सारा कुछ इसी में शामिल है नाजरीन, कि इंसान की, मैं आपसे अर्ज करूं ना, कि एक कैपेसिटी है, उसी के अंदर ही वो काम करता है। और जब उससे ज्यादा आप उसमें बर्डन डालेंगे, एक आदमी जो 8 घंटे ड्यूटी कर सकता है और आपने उससे ड्यूटी करानी है जी 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, वो तो फिर आते जाते बंदे को या थप्पड़ मारेगा या फिर फायर मारेगा और या फिर खुदकुशी करेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो जवान खुदकुशी कर गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनकी, उसकी बेवा है, पता नहीं उसको वो उसके जो मिलते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जी जो खुदकुशी कर लेता है उसको वो मराहत नहीं मिलती जो पुलिस मुलाजमीन के हैं, जो रिटायर्ड मुलाजिम के हैं, शायद उसकी बीवी को पेंशन भी ना मिले क्योंकि उसने खुदकुशी की। तो मेरे ख्याल में अरबाब इख्तियार को इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि ये जो मुलाजमीन जो ऊपर से बड़े जालिम नज़र आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सारी बातों की वजूहात तो तलाश करें कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं जी, इनको हर 6 माह बाद किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए, ऊपर बड़े अफसर से लेके कांस्टेबल तक, कि जिसके हाथ में आपने गन दी हुई है, जो वो गन लेके और लोड गन लेके बाहर जाता है, वो किसी पे भी फायर कर सकता है, वो अपने आप पे भी फायर कर सकता है। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह किसी नए मौजू पे अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।